हम सभी सज्जन बिंदु को हम स्वागत करता हूं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी आयोजन समिति द्वारा इस कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विकास की अवधारणा विषय के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सहसचिव कार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय होसवाले जी अपना बौद्धिक रखेंगे। मैं माननीय दत्तात्रेय होसवाले जी का संक्षिप्त परिचय आप सबके सम्मुख रखने जा रहा हूं। माननीय दत्तात्रेय होसवाले जी विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। माननीय दत्ता जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में भी अपना दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बाद अनेकों दायित्व निर्वहन करते हुए बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख का जिम्मेदारी निभाते हुए वर्तमान में माननीय दत्ता जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सहसचिव कार्यवाह के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है। मैं आज अपने बीच सुश्री पूरबी दास जी है। मैं सुश्री पूरबी दास जी को अपना व्यक्तिगत गीत प्रस्तुत करने के बाद माननीय दत्ता जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने विकास के अवधारणा विषय के ऊपर अपना बौद्धिक रखें। सुश्री पूरबी दास जी। भारत जननी विश्व जननी पुण्य भूमि कल्पना हरगतु प्रिय मातृ भारती लक्ष्य प्राणर प्रेरणा भारत जननी विश्व जननी पुण्य भूमि कल्पना हरगतु प्रिय मातृ भारती लक्ष्य प्राणर प्रेरणा এই ভূমিতে জনম লভি এই ভূমিতে সাধনা এই ভূমিতে শেষৰ শয়ন মনৰ বিমল কামনা भारत जननी विश्व जननी पुण्य भूमि कल्पना हरगतु प्रिय मातृ भारती लक्ष्य प्राणर प्रेरणा এই ভূমিতে জনমী পুনৰ কৰিম জননী অৰ্চনা দেশৰ দহৰ হিত সাধিম কৰিম নিত বন্দনা भारत जननी विश्व जननी पुण्य भूमि कल्पना हरगतु प्रिय मातृ भारती लक्ष्य प्राणर प्रेरणा হেজাৰ বিজাৰ জনৰ নাহিম দুখ সুখ বেদনা এই ভূমিতে যুগে যুগে জনম লভাৰ বাসনা भारत जननी विश्व जननी पुण्य भूमि कल्पना हरगतु प्रिय मातृ भारती लक्ष्य प्राणर प्रेरणा लक्ष्य प्राणर प्रेरणा लक्ष्य प्राणर प्रेरणा नमस्कार सभी कार्यकर्ता बंधुओं एवं भगिनी।
सभी कार्यकर्ता बंधु एवं भगिनी, जैसे अभी कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित प्रस्तावना के समय बताया, आज का यह कार्यक्रम माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हो रहा है। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भारत के राष्ट्रीय विचार के एक दिग्गज पुरोधा रहे हैं। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन प्रचारक रहे। विदर्भ प्रांत से आए माननीय दत्तोपंत जी संघ के स्वयंसेवक अत्यंत बाल्यकाल में बने और अपने लौकिक शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात संघ के प्रचारक के नाते उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों पर कार्य किया। बंगाल में भी आपने कार्य किया, केरल में भी आपने संघ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। और मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अच्छी आ रही है। आ रही। उसके पश्चात पूजनीय श्री गुरु जी गोलवलकर जी के निर्देशानुसार माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र मजदूरों के क्षेत्र में एक नया संगठन प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने पहले थोड़ा अनुभव भी पाया दूसरे श्रमिक संगठन में। उसके पश्चात भारतीय मजदूर संघ की स्थापना उन्होंने की। आज भारतीय मजदूर संघ भारत के सर्वप्रथम मजदूर संगठन के नाते, ट्रेड यूनियन के नाते प्रसिद्ध है। उनके जीवन काल में ही भारतीय मजदूर संघ को यह प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त करवाया। उनके अथक परिश्रम से, कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी आत्मीयता से, प्रखर वैचारिक स्पष्टता और प्रतिबद्धता से समाज जीवन के हर आयाम को अत्यंत गहराई से, विचक्षणता से अवलोकन करने के उनके स्वभाव से माननीय ठेंगड़ी जी ने ऐसे एक जन संगठन को उन्होंने जन्म दिया जो आज विश्व के एक प्रमुख मजदूर संगठन के नाते, श्रमिक संगठन के नाते खड़ा है। माननीय ठेंगड़ी जी केवल मजदूर नेता नहीं रहे, वो राष्ट्र निर्मापक के श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनको राष्ट्र ऋषि कहा गया है। माननीय ठेंगड़ी जी ने आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न आयामों में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उपभोक्ताओं के बीच काम किए, ग्राहक पंचायत का मार्गदर्शन किया, सहकारिता क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, भारतीय किसान संघ की स्थापना में उनकी विशेष योगदान रहा है। उसी प्रकार 1990 में जब सारे विश्व में उरुग्वे राउंड की चर्चा प्रारंभ हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका दौर चला और बाद में गैट के चर्चा के परिणति के रूप में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इस सारे कार्यकाल में, उस कालावधि में माननीय ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की माननीय ठेंगड़ी जी आर्थिक क्षेत्र में जैसे
उनके विशेष योगदान रहा। उन्होंने कई बार विदेशों में श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि के नाते प्रवास किए और भारतीय मजदूर संघ के इस विचार को उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। चीन में भी वो प्रवास के वहां के लोगों को उन्होंने एक आकाशवाणी में, वहां के रेडियो में जो संदेश दिया, वह उस समय के चीन के नेतृत्व को भी बहुत ही सुखद आश्चर्य देने वाले थे। ठेंगड़ी जी ने इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, नेशनलाइज द लेबर, लेबराइज द इंडस्ट्री, ऐसे एक मंत्र दिया। तो यह एक विशेष वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर दिया हुआ मंत्र था। आज भी भारतीय मजदूर संघ इसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहा है। माननीय ठेंगड़ी जी सामाजिक आयाम में भी काम किए। सामाजिक समरसता मंच की स्थापना करने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे ही उन्होंने समाज जीवन के विभिन्न आयामों में कार्य किया। 20 पुस्तकों की रचना उन्होंने की। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से संपर्क रखते हुए उनके विकास में और उनके आत्मीयता के साथ, उनके साथ संबंध रखने में उनके एक विशेष उनके स्वभाव था, उनकी प्रकृति थी। माननीय ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन इस वर्तमान वर्ष में जन्म शताब्दी समिति के ओर से हो रहे हैं। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी, संगठन के दृष्टि से भी मेरे लिए और हम सबके लिए मार्गदर्शक रहे और उनके स्मृति से आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। मित्रों, आज के विषय है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट, इन दोनों संदर्भ में मैं कुछ प्रारंभिक दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं। 3 शब्द हैं, एक है कॉन्सेप्ट, एक है विजन, एक है मॉडल। और डेवलपमेंट यानी विकास, इस प्रकार से आज हम समझते हैं। ये जो डेवलपमेंट के आज जो विचार है, इसकी अवधारणा है, यह 1945 के पश्चात, 1945 के जून के पश्चात इस शब्द का उपयोग अधिक होते गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी देशों में विकसनशील देश, अविकसित देश, विकसित देश, ऐसे उनके कैटेगराइज करके इन अविकसित देशों को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहिए, ऐसे निर्णय किया। इस कारण से विकास की एक नई शब्दावली प्रारंभ हुई। वैसे देखा है तो ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, यह कोई नई अवधारणा नहीं है। बहुत प्राचीन काल से कई प्रकार के दार्शनिक विद्वान लोगों ने, कई विचारधाराओं ने, कई प्रकार के पंथ संप्रदाय ने मनुष्य के उन्नति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार से अपने अपने विचार रखते आए हैं। इसलिए शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये सारे शब्द हैं। सामान्यतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन शब्दों के एक विशेष कॉनोटेशन है, अर्थ है, उसके अर्थ व्याप्ति है। लेकिन
प्राचीन काल से केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, मनुष्य को सुख प्राप्त होना यह उसके जीवन के लक्ष्य ऐसे समझा गया है। सुख किससे प्राप्त होता है? सुख कितने समय तक रह सकता है? सुख के अर्थ क्या, सुख की कल्पना क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो इसके बारे में भी विवेचना बहुत हुई है। मनुष्य के सुख का अर्थ क्या है? तो कहा है अनुकूल संवेदनात्मकम सुखम, प्रतिकूल संवेदनात्मकम दुखम। मनुष्य को जब अनुकूल संवेदनाएं होती है, अपने को, मनुष्य को, खुद को, स्वयं को जब अनुकूल संवेदनात्मक हो, वो सुख कहते हैं। और प्रतिकूल संवेदनाएं वो दुख है। अब वो हमेशा एक ही प्रकार से होता है ऐसे भी नहीं है। उदाहरण के लिए गर्मी के दिनों में एसी सुख दे सकता है, एयर कंडीशनिंग। वही सर्दी के दिनों में वही एसी है, लेकिन वो सुख नहीं देता, उससे कष्ट होता है। और उल्टा गर्मी के दिनों में हीटर से कष्ट होता है, सर्दी के दिनों में हीटर से सुख होता है। तो यंत्र वही होंगे, लेकिन बाहर के परिस्थिति भिन्न होने के कारण संवेदनाएं बदल गई। तो इसलिए संवेदना जैसे है उस प्रकार होते हैं। आयु के हिसाब से देखें, कोई छोटा बालक जब रहता है, उसको जो सुख जिस विषय में है, जिसमें आनंद है, हम लोग जब बचपन में जिसमें सुख पाते थे, आज वो हम नहीं करते। हमको लगता है वो तो बचपना है। अब हम बड़े हो गए, अडल्ट्स हो गए, वयस्क हो गए, इसलिए हमें उसमें रुचि नहीं है। हमारे सुख के जो आज कल्पना है वो भिन्न प्रकार के हैं। वैसे ही अपने घर में कोई छोटा बच्चा अभी गीत गाता है या कुछ नाचता है, उससे हमें आनंद होता है। वो जब करता है आनंद होता है, वो मैं करूं तब आनंद नहीं होगा। इसलिए ये सुख की संवेदना जो है, अनुकूल संवेदना या प्रतिकूल संवेदना, यह एक ही प्रकार रहेगा ऐसे तो है ही नहीं। तो इसलिए मनुष्य के सुख के लक्ष्य तो है, लेकिन सुख किससे मिलेगा और कौन से सुख स्थायी है, शाश्वत है, दीर्घकालीन है, और सुख केवल क्षणिक नहीं है और शरीर के लिए भौतिक रूप से नहीं। सुख मन को भी होना चाहिए, सुख बुद्धि को भी होनी चाहिए। और केवल मेरे लिए होने से सुख नहीं होता। मेरे घर में कोई दुखी है, दर्द से पीड़ित है, अस्वस्थ है, तो मुझे सुख नहीं रहता। तो इसलिए परिवार में सभी सुखी है तो मैं सुखी हूं। वैसे ही परिवार में, जैसे एक गांव में या और इसमें, जैसे समूह में, समुदाय में, कम्युनिटी में सभी के सुख है तो हम सुखी हैं। वैसे ही एक देश में, एक राष्ट्र में कोई एक हिस्सा यदि संकट में है, सीमा पर शत्रुओं के सेना आकर बैठी है, तो स्वाभाविक है पूरे देश के अंदर उसके बारे में एक तनाव रहता है। लोग सुख में नहीं रह सकते। तो इसलिए सुख की कल्पना भी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इसलिए मनुष्य के सुख की आवश्यकता है। सुख किससे मिलेगा? सुख केवल बाहर के वस्तुओं से मिलेगा कि अंदर के परिस्थिति से मिलेगा? कपड़े अच्छे पहनने से सुख मिलेगा या एक सामान्य जीवन बिताने वाले कोई सन्यासी है, वो कपड़े से, उसको वस्त्र से उसको सुख नहीं है? तो इसलिए सुख की कल्पना ही भिन्न भिन्न होने के कारण
विकास के, मनुष्य के विकास के जो धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, अवधारणा है, यह भिन्न भिन्न है। परंतु एक समाज, राष्ट्र और विश्व के नाते हम जब सोचते हैं, सभी के सुख की कल्पना हम करते हैं। इसलिए स्थायी सुख, संतुलित सुख, सम्यक सुख यह चाहिए। इसलिए इसको समेकित विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसे कहा गया है। अब पिछले कुछ दशकों से मनुष्य जीवन में विद्वान लोगों ने, भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य व्यवस्थाओं ने, विचारधाराओं ने जिस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाया है, इसमें तनाव बढ़ते गए हैं। मनुष्य जीवन में सभी के लिए शाश्वत सुख और दीर्घकालीन सुख, समान सुख, सम्यक सुख नहीं मिल रहा है। मनुष्य बाहर के प्रकृति से, संसाधन से अपने जीवन को पोषण करने के लिए प्रयत्न तो किया, लेकिन उसमें परिस्थिति क्या हुई? परिस्थिति हो गई कि प्रकृति का शोषण हुआ, प्राकृतिक संसाधन का नाश हुआ। तो मनुष्य डेवलपमेंट के सोचा, कई प्रकार के आर्थिक उसमें विचारधाराओं ने, विचार प्रणाली ने कहा कि कौन से दृष्टि से सुख डेवलपमेंट कहा जाएगा, आर्थिक विकास, वो पदार्थ और सेवा में है। वो ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल और सर्विसेज, इसमें विकास के रास्ता है। वो जितने जितने बढ़ते जाएंगे, पदार्थों के उत्पाद, वस्तुओं के उत्पाद और सेवाओं का उपभोग, सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, इसको ज्यादा करने से विकास बढ़ेगा, ऐसे एक विचार रखा गया। सामान्यतः इस विचार के जो समर्थक थे वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों विचारधारा में, जो पिछले लगभग 100 वर्षों से और विश्व के विभिन्न देशों में जिनके आधिपत्य है, उन्होंने यही विषय रखा। लेकिन संकट बहुत खड़े हो गए, बड़े बड़े संकट आ गए। जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक संसाधन का नाश हुआ, खाद्यान्न और कृषि, उस पर आघात हुआ, खेती आधारित जीवन पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और आज सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन में बहुत सारे तनाव बढ़े हैं, समाज पर दुष्प्रभाव हुआ है, आर्थिक विषमता है। मनुष्य एक प्रकार से, बहुत सारे लोग 2 समय के भोजन के लिए भी तरसते हैं। दूसरे तरफ मनुष्य अपने अमीरी से, अहंकार से, एरोगेंस से आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और जैविक विविधताएं जो हैं, डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इस पर आक्रमण हुआ है। एक रूपता आ गई है, यूनिफॉर्मिटी। अब देखिए, सामान्यतः विविधताओं के कारण मनुष्य ने कई प्रकार के जीवन के आयामों को विकसित किया था। उदाहरण के लिए मनोरंजन, पेय, खेल, ये सारे अभी पिछले 15, 20, 25 वर्षों में क्या हुआ है, सारे दुनिया में कोका कोला ही पीना चाहिए, पेप्सी कोला ही लेना चाहिए, वही चीज है। पिज्जा और बर्गर ही है। खेल में भी बाकी सब स्थानीय खेल समाप्त हो गए हैं। यानी इसका अर्थ एक दृष्टि से यूनिफॉर्मिटी और होमोजिनाइजेशन जिसको कहते हैं, वो होते गया। सांस्कृतिक और जैविक विविधताएं नष्ट होते गए। विश्व में हुए इन सारे चीजों का सर्वेक्षण करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने और अन्य लोगों ने बहुत व्यापक दृष्टि से अध्ययन जो किया है, वो एक भयानक चित्र को सामने रखता है। मैं उसके कुछ छोटे छोटे अंश आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पर्यावरण का नाश तो
सबको ध्यान में है ही। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इतने होते होते फॉसिल फ्यूल अभी उसका अभाव शुरू हो जाएगा, हो गया है। नैसर्गिक अनिल और गैस जो है, नेचुरल गैस एंड कोल, वो समाप्त होने के कगार पर है। 10 साल पहले ही यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट ने कहा पैंडेमिक और एपिडेमिक में 25% की वृद्धि होगी। आज हम जिस संकट को, महामारी को, पैंडेमिक को सामना कर रहे हैं, इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 10 साल से पहले ही चेतावनी दी गई थी। समुद्री स्तर के ऊंचा होते जा रहा है। आने वाले 30 वर्षों में 50 से अधिक टापू, द्वीप, आइलैंड्स, ये सब डूब जाएंगे। इस कारण से 3.5 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे। गंगा के ग्लेशियर जो पिघलता है, वो पिघलने के वो ज्यादा होने के कारण 2050 तक उसमें बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो इसलिए इन सारे चीजों में जिस प्रकार के एक जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते ही हैं। जैव विविधता में 17,000 की जैव विविधताएं नष्ट होने की कगार पर है। इस कारण से 1.5 बिलियन लोग अपने आजीविका खोएंगे। समाज पर भी असर होगा। निर्धन और धनवान लोग, गरीब और अमीर लोग, इन दोनों के बीच के फासला जो है, दोनों के बीच का अंतर, वो बढ़ते जाएगा। 1820 में, 1820 में ये 3:1 था, निर्धन और गरीब लोगों के बीच का अंतर। अब 2006 में ये 72:1 हो गया है। कितने फर्क आ गया। इसलिए गरीब गरीब होते गया और अमीर अमीर होते गए, और कुछ ही लोगों के पास सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार के संसाधन इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसलिए बिलियंस ऑफ पीपल, दे आर रिमेनिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। 1.6 बिलियन लोग रोजगार से अभी अनिश्चित एक परिस्थिति पर ढकेल दिए गए हैं। उनको सीजनल रोजगार मिलता है, पार्शियल रोजगार मिलता है, बहुत सामान्य स्थिति क्या ऐसे मिलता है जिसके कारण उनके जीवन दुर्भर होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। ऐसे रोजगार उनको करना पड़ता है। 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु 9 मिलियन से ज्यादा हो रही है। इसका अर्थ हेल्थ केयर में समस्या है। गर्भवती महिला के हेल्थ और जन्म होने के पश्चात उस माता के और बच्चे के स्वास्थ्य, इसमें बहुत खतरनाक पतन हो गया है। 2.6 बिलियन लोगों को सैनिटेशन, शौच व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। समाज जीवन में डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं, और अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने से गांव से लोग रोजगार के लिए शहर के तरफ दौड़ने के कारण अभी हमने इन्हीं दिनों में देखा माइग्रेंट लेबर्स की स्थिति क्या हुई। वो शहरों में स्लम जैसे नरकों में रहना पड़ता है। 33% अर्बन पॉपुलेशन इस कारण से बढ़ गया। तो इसलिए पलायन करने वाले जो लोग बिहार से, केरल से, उत्तराखंड से, उत्तर पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट से कितने बड़ी संख्या में रोजगार के खोज में कितने दूर दूर तक उनको जाकर रहना पड़ता है, किस प्रकार के परिस्थिति में रहते हैं, ये सब हम देख रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विघटन बढ़ गया है। साइबर फ्रॉड 45% इंक्रीज है साइबर फ्रॉड में। इस साइबर फ्रॉड में 18 to 30 एज ग्रुप के 61% लोग हैं। यानी किस प्रकार के सांस्कृतिक का पतन होने की संभावना है, इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। भाषाएं, बोलियां ये समाप्त होती जा रही है।
दुनिया में 8,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती, उसमें अभी 900 बच्चे हैं, 900 के समाप्त हो गई हैं। लगभग 150 से कम अब बचेंगे ऐसे लगता है। इसमें भी एक रूपता आ रही है। बहुत सारे बोलियां अब नष्ट हो गई हैं। 15 साल पहले, 20 साल पहले छोटी छोटी बोलियां जो थी, उनको बोलने वाले लोगों की संख्या 100 से कम, 50 से कम, 10 से कम ऐसे हो गए हैं। वो बचे ही नहीं है। जब वो 10 लोग मर जाएंगे, वो भाषा, वो बोली हमेशा के लिए इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगी। हिंसा में बढ़ोतरी हो गई है। हर वर्ष 2 करोड़ लोग वार्षिक विस्थापित होते हैं। तो इसलिए दवा, परंपरागत दवाएं, लोग गांव में, अपने घरों में, अपने समुदाय में कई प्रकार के दवा के आधार पर अपने जीवन जीते थे, स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करते थे। अब वो सारी दवाएं गायब हो गई हैं। आहार की विविधता नष्ट हो गई, मैंने बताया। सब जगह पर गेहूं और चावल एकमात्र हो गए हैं। मिलेट्स की जो प्रमाण थे वो सब कम हो गए। विविधताएं नष्ट होती हैं। इन सारे विषयों के कारण प्रकृति में एक दृष्टि से मछली पर भी, पक्षियों पर भी इसका असर है। वायु प्रदूषित है, नदी शुष्क होते जा रहे हैं, नदी विषाक्त जहरीले हो रहे हैं, समुद्र के अंदर जैविक स्थितियों के नष्ट होते जा रहा है। तो इन सारे विषयों के यदि देखते हैं तो मनुष्य सुख के खोज में पिछले 100-150 वर्षों में जो प्रयत्न किया वो कहाँ पहुंचा। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात मनुष्य के सुख में बढ़ोतरी होने के बजाय मनुष्य के सुख में बहुत सारे इस प्रकार के आघात होते गए। इसलिए अब लोग कहते हैं कि विकास को, कौन सी चीज को विकास कहें। या अभी तक हम जिस यात्रा को किए हैं, जिस रास्ते पर चले हैं, ये विकास यदि है तो मनुष्य इस प्रकार के सब प्रकार के संकट से त्रस्त नहीं होता। आज जो संकट में फंस गया है, एक विश्व चक्र में मनुष्य, मानवता फंस गई है। तो इसलिए अब विचार करने के एक बहुत ही आवश्यकता है। पिछले 25 वर्षों से दुनिया में इसके विचार के बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। लोग कहते हैं कि जीडीपी के आधार पर विकास को नापा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से विकास के और एक मापदंड है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, उसको भी कुछ लोग कहते हैं कि ये हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जो है ये विकास के मानक है। कुछ लोग कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो पर्यावरणीय दृष्टि से जो स्थिति है उसको हम यदि नापते हैं तो विकास क्या है ये हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग भूटान जैसे देश में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय सुख, इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो इसलिए सुख के कल्पना और विकास की जो अवधारणा है, इस सारे विषयों में अब दुनिया में एक संभ्रम है। जो रास्ते हम पकड़े हैं, मनुष्य ने जो पकड़ा है, वह सुख तो नहीं दिया, उसको तनाव में धकेल दिया, पर्यावरण को नष्ट कर दिया, सामाजिक जीवन को उसने एक दृष्टि से संकट में डाल दिया। तो इसलिए कौन से विकास के अवधारणा को हम सामने रखें। तो इसलिए नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है, नॉन मेटीरियलिस्टिक फैक्टर जो है, इसके बारे में सामान्यतः अर्थशास्त्र के लोग अभी तक, पिछले कुछ वर्षों तक, वो विकास के कोई मायना नहीं रखता ऐसे ही सोचते थे। इसलिए उनको लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, सेवाएं बढ़ाओ, सर्विसेज, चीजों के उत्पाद बढ़ाओ, इन सारी चीजों से जो होगा उससे अपने आप में विकास होते जाएगा। लेकिन नॉन मेटीरियलिस्टिक, नॉन इकोनॉमिक
जो आर्थिक क्षेत्र से बाहर के, भौतिक दायरे से बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कल्याणकारी उद्देश्यों को नाप नहीं सकते। इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट क्वांटिफाइबल। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की रचना ये नाप नहीं सकते। संस्कृति, संस्कार, इन चीजों को विकास के अवधारणा में समाविष्ट नहीं कर सकते। ये अभी तक की धारणा रही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। विद्वान लोग सोच रहे हैं ऐसे नहीं है, मनुष्य को केवल आर्थिक क्षेत्र के ही कुछ विकास के मापदंड से मनुष्य के सुख नहीं होता, विकास नहीं होता। इसलिए पुनर्विचार करने के एक समय आ गया है, उस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। यह अभी अभी कोरोना के संकट से पूर्व भी लोग इसके बारे में सोचना प्रारंभ किए। इसलिए स्टॉकहोम के मीटिंग हुए, रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन हुए, क्योटो प्रोटोकॉल हुए, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुए, ये सारे हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि मनुष्य के सामने संकट बड़ा खड़ा हो गया, तो इसलिए मनुष्य को सोचना मजबूर हो गया। तो इसलिए वो प्रारंभ तो किए सोचने का, लेकिन अभी रचना कैसे करना ये ध्यान में नहीं आ रहा है। संकट का मूल कहाँ है? संकट का मूल, जैसे मैंने अभी कहा, केवल आर्थिक प्रगति को ही सामने रखने से संकट प्रारंभ हो गया। दूसरा क्या है? पिछले लगभग 200-300 वर्षों में यूरोप केंद्रित, यूरोसेंट्रिक जो एक खंडित दृष्टि है, वो समग्र दृष्टि नहीं है। वो मैकेनिस्टिक होने के कारण प्रकृति को, मनुष्य को, समाज को, सबको अलग अलग दृष्टि से वो देखता है, खंडित दृष्टि से देखता है, समग्र दृष्टि से नहीं देखता। उसको लगता है ये सारे चीज मिलकर एक मशीन है, सारी सृष्टि एक मशीन है, इसके अलग अलग पुर्जे हैं। लेकिन उस खंडित दृष्टि के कारण संकट पैदा हुआ। और एक है, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। सृष्टि में कौन श्रेष्ठ जीवी है? सुप्रीम क्रिएशन किसके है? वो मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य के लिए सब प्रकार की चीजें बनाई गई हैं। मनुष्य को ईश्वर ने छठा दिन उसने उनका निर्माण किया। पहले 5 दिन मनुष्य के आगमन के पूर्व फ्लोरा, फाना, पहाड़, जंगल, जल, जमीन, पक्षी, प्राणी, जंतु, इन सारे चीजों के सृष्टि हुई। ये सब सृष्टि क्यों की है? मनुष्य को जन्म देना था ईश्वर को। जैसे मनुष्य की सृष्टि हुई, ईश्वर ने मनुष्य को कहा, देखो ये सारे तुम्हारे लिए हैं, तुम इन चीजों का उपभोग कर सकते हो। तो इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, बाकी सब मनुष्य के लिए बनाया है। यह हो गया। जैसे हम कोई अपने घर में गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक रूम रखते हैं, उस रूम के अंदर सब प्रकार के चीजें रखते हैं, उनके लिए कुछ साबुन, पेस्ट, टवल, ये वो रखते हैं। अतिथि को भी लगता है ये मेरे लिए रखे हैं, इसलिए मुझे उपयोग करना है। मनुष्य ऐसे हो गया, इस पृथ्वी पर मैंने, भगवान ने भेजा हुआ गेस्ट हूँ। इस अतिथि का क्या है? यहाँ जितनी चीजें भगवान ने पहले से बना के रखा है, उसका मुझे उपभोग करना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और मुझे जितने भी मैं करूं वो मिलते रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं है। प्रकृति के भंडार असीमित नहीं है, प्रकृति के संसाधन यह सीमित है। तो इसलिए प्रकृति के असीम भंडार को सोचकर मनुष्य को ही श्रेष्ठ मानकर जो किया, इससे गलती हुई। भौतिकवाद के कारण उपभोगवाद बढ़ा गया, कंज्यूमरिज्म एंड कमोडिटी कल्चर। सुख किसमें है? वस्तु में सुख है, सुख वस्तु में नहीं है। यदि सुख वस्तु में है तो रसगुल्ला एक खाने से सुख मिलता है, 4 खाने से ज्यादा मिलता है, 40 खाने में और ज्यादा मिलना चाहिए, 400 खाने में और भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता। वस्तु में सुख नहीं है, वस्तु सुख के लिए पोषक है, उसके सीमित एक का भूमिका है। लेकिन मनुष्य को उपभोगवाद के कारण, कंज्यूमरिज्म के कारण वस्तु में सुख है ऐसे गलती से सोच बैठा। व्यक्ति केंद्रित दृष्टि के कारण समुदाय, बिरादरी ये नष्ट हो गई।
मनुष्य को इंडिविजुअल राइट्स यही बड़ा लगा। इसलिए 4 बातें हुई पश्चिम के इसमें। एक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। ये 4 बातें पश्चिम के दृष्टिकोण से विकसित हुए जीवन के मार्ग बने। इस कारण से क्या हुआ, संघर्ष बढ़ते गए और मनुष्य एक दूसरे के ऊपर परस्पर अवलंबी होकर जीने के बजाय एक दूसरे के छीन कर शोषण करते हुए प्रकृति के शोषण, व्यक्तियों के शोषण, समाज के प्रति अहंकार और स्वार्थ, इस कारण से मनुष्य केवल अपने स्वकेंद्रित आत्म केंद्रित होने से ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो समाधान क्या है? समाधान जोड़ तोड़ से नहीं होगा, पैचवर्क से नहीं होगा। समाधान मिलेगा यदि समग्रता से देखेगी। इसलिए विकास की अवधारणा अथवा विकास के जो विजन है, कॉन्सेप्ट है, यह सम्यक, संतुलित, संधारित होनी चाहिए। सम्यक यानी क्या? वो समग्र से सबको मिलना चाहिए, ऐसे उसको हम सम्यक कहते हैं। वो किसी के घर में जो जन्म लेता है उस कारण से वो बहुत सारे भौतिक चीजों से वंचित होता है, जीवनावश्यक मौलिक चीज उसको नहीं मिलते। ऐसे नहीं होना चाहिए। विषमता से कोई भी त्रस्त ना हो, इसको हम सम्यक कहेंगे। संतुलित है सभी आयामों के, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, लेकिन सभी आयाम। तीसरा है संधारित, सस्टेनेबल, जो जीवन यापन के लिए शाश्वत सुख उपलब्ध होने के लिए आवश्यक चीजें हैं। इसलिए सम्यक, संतुलित और संधारक ऐसे विकास का आवश्यक है। बैलेंस्ड, होलिस्टिक और सस्टेनेबल, ये होना चाहिए। तो इसलिए इसमें पर्यावरण जैसे, संस्कृति जैसे इन चीजों को भी, इस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसको कहते हैं, संस्कृति, संस्कार, समाज और मनुष्य की संवेदनाएं, इन चीजों को भी मनुष्य इस विकास के दायरे में लाना पड़ेगा। 1700 तक भारत ने 5000 वर्षों के अपने विकास की यात्रा में, सभ्यता की यात्रा में आर्थिक मोर्चे पर आगे रहा है। प्रकृति और जीवन को संभालते हुए, समाज को और संस्कृति को सुपुष्ट और सुदृढ़ करते हुए भारत ने 1700 तक विश्व के आर्थिक रंगमंच पर प्रमुख स्थान पर विराजमान रहा है। तो इसलिए भारत की एक दृष्टि है, इस भारतीय दृष्टि को थोड़ा सा हम सोचेंगे तो विकास की अवधारणा की दृष्टि से हम क्या आवश्यक है ये समझ जाएंगे। भारतीय विश्व दृष्टि क्या है? भारत की विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू जिसको कहते हैं, वो ब्रह्मांड एक है। सारी जो सृष्टि में दिखते हैं, मनुष्य, पक्षी, प्राणी, जंतु, पेड़ पौधे, फ्लोरा, फाना, ये समस्त मिलकर एक ब्रह्मांड है, जिसमें जो है वो सब में है, सब में जो है वो हर एक में है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। विश्व की चेतना एक ही है। उस एक ही चेतना के अनुभूति करने के योगी और सन्यासी अपने देश में रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहे। तो इसलिए उस विश्व की एक ही चेतना को समझना चाहिए। चिति है व्यष्टि से, यानी सामान्य एक व्यक्ति मनुष्य से विराट तक, यानी समग्र जो यूनिवर्स है, वहां तक एक ही चेतना जो है, उसी को चिति कहते हैं। भारत की दृष्टि कहती है परस्परावलंबी, परस्पर पूरक, परस्पर पोषक, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, म्यूचुअली डिपेंडेंट, म्यूचुअली सपोर्टिव। नहीं तो जैसे मैंने कहा, पश्चिम के दृष्टि में खंडित दृष्टि होने के कारण प्रत्येक
घटक दूसरे घटक से संघर्ष करता है, इसलिए व्यक्ति के अधिकार बड़ा है, तो इसलिए वो अपने ही कुटुंब से झगड़ा कर सकता है, समाज से उसको संघर्ष है, सत्ता से उसके झगड़े हैं, समुदाय से उसकी दूरी है। तो इसलिए व्यक्ति के अधिकार ही बढ़ा किया तो परस्परावलंबन की दृष्टि चली जाती है। तो इसलिए मनुष्य और बाकी जो घटक है सृष्टि में, उन सारे के बीच एक समन्वय है, वो होना चाहिए, परस्पर पूरक होनी चाहिए, तभी तो हम एक दूसरे के पोषण में, विकास में, उनके उन्नति में काम आते हैं। मुझे वो समर्थन करेंगे, मैं उनका समर्थन करूंगा। इस कारण से इस म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटरी सपोर्टिव लाइफ सिस्टम के कारण सारे विश्व में सुख प्राप्त होना संभव हो सकता है। पुरुषार्थ, भारतीय जीवन दृष्टि ने अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष एक भौतिक जीवन की आवश्यकता है। अर्थ और काम के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अर्थ काम की आवश्यकता है ही, लेकिन वो धर्म के आधार पर चले। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा ही है, धर्माविरुद्धो भूतेषु भरत, धर्माविरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। धर्माविरुद्धो कामोस्मि, मैं काम हूं। कौन सा काम हूं? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो सब काम कामनाएं मैं हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, धर्माविरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। तो इसलिए अर्थ और काम के जीवन को धर्म के दायरे में रखने से मनुष्य एक दूसरे के साथ परस्पर पोषक पूरक होकर जी सकता है। केवल परस्पर मनुष्यों के बीच नहीं, वह प्रकृति के लिए भी योग्य जीवन जी सकता है। इसलिए धर्माश्चर्य धर्म नियंत्रित अर्थ काम के सीमित उपभोग करने के एक व्यवस्था होनी चाहिए। असंग्रह और निर्मोह के साथ कर्तव्य भावना से अर्थार्जन करना। असंग्रह और निर्मोह भाव, गांधी जी ट्रस्टीशिप की बात कहते थे। अपने यहाँ राजा दिलीप हो या कोई राजा हरिश्चंद्र हो, बड़े बड़े अपने देश के अमीर लोग भी जीवन में उन्होंने पैसे खूब कमाया, लेकिन असंग्रह बुद्धि से जिए। जो पैसे कमाए वो सब मेरे हैं, ऐसे उन्होंने कभी सोचा नहीं। कुछ समय पहले मैंने रांची के पास सरला बिरला स्कूल है, बिरला परिवार के स्कूल है, वहां संघ के एक अखिल भारतीय कार्यक्रम हुआ था कुछ साल पहले। उस स्कूल में एक पुस्तक है, उस पुस्तक में घनश्याम दास बिरला जी ने अपने बेटे वसंत बिरला को एक पत्र लिखा था हिंदी में अपने हाथ से। उस पत्र के वो वहां फोटो प्रति है, मैं उसको देख रहा था। उसमें घनश्याम दास बिरला भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अमीर आदमी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे वसंत बिरला को पत्र में लिखते हैं, देखो हम लोगों ने जो ये संपत्ति सृष्टि किए हैं, इकट्ठा किए हैं, वो हम अपने मेहनत से, परिश्रम से किए हैं, लेकिन ये मत समझो ये सारे अपने ही हैं। हमें अत्यंत कम उपभोग करते हुए जीना चाहिए, और जो संपत्ति इकट्ठा हुआ है वह जिनको जरूरत है, आवश्यकता है, दुर्बल है, कमजोर है, निर्धन है, गरीब है, ऐसे लोगों की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। इसलिए तुम जीवन में व्यायाम करो, सरल जीवन करो और भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन मेहनत भी भरपूर करो। यह उन्होंने उस पत्र में वसंत बिरला जी को घनश्याम दास बिरला जी ने लिखा। भारत के एक श्रेष्ठ उद्योगपति, इतने अमीर व्यक्ति, उन्होंने अपने बेटे को मार्गदर्शन देते हैं, जो कमाए हैं वो सारे धन हमारा नहीं है, ये समाज का है। तो इसलिए अर्थार्जन की दृष्टि क्या होनी चाहिए? ये ट्रस्टीशिप होनी चाहिए। धर्म
स्वातंत्र को, सत्य को, अहिंसा को, परोपकार को, दान को, त्याग को बढ़ावा देता है। इसलिए धर्म के 10 लक्षण जो है उसको आधार बनाकर मनुष्य जीवन, समाज जीवन, व्यक्ति जीवन, कुटुंब जीवन यह विकसित होना चाहिए। शाश्वत सुख के लिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह दृष्टि चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से ही मनुष्य को लगेगा ये मेरा नहीं है, सभई भूमि गोपाल की। इसलिए मेरे पास जो है वो मैं केवल उसका ट्रस्टी हूं। उपभोग पर अंकुश, बचत पर आग्रह। उपभोग पर अंकुश, बचत पर आग्रह, यह होने चाहिए। ये बचत यानी केवल पैसे की दृष्टि से, धन की दृष्टि से नहीं, अपने पर्यावरण के हर चीज, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सारे विषयों में भी बचत होनी चाहिए। इसलिए प्रकृति के साथ अंगांगी भाव से, समष्टि दृष्टि से टकराव नहीं होगा। और पश्चिम की रचना संघर्ष आधारित है, भारतीय रचना समन्वय आधारित है। पश्चिम की रचना खंडित दृष्टि के है, भारतीय दृष्टि समग्रता की, एकात्मता की। तो इसलिए इन सारे विषयों को आधार बनाकर एक एकात्म दृष्टि से मनुष्य को बड़े यंत्र के पुर्जा न मानते हुए वो जैविक अंग है, इस प्रकृति के, सृष्टि के ही अविभाज्य अंग है। प्रकृति में सब प्रकार के व्यवस्थाएं हैं, रचना है, सभी स्वतंत्र है, स्वायत्त है, पूरक है, एकात्म है, स्वयं प्रेरित है, स्वयं चालित है, स्वयं नियंत्रित है। जैसे शरीर के अंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर एक की अपनी स्वायत्तता है। मैं मेरे हाथ को घुमा सकता हूं, मैं मेरे एक आंख को बंद कर सकता हूं अपने आप, लेकिन ये सब शरीर के ही अंग है। उसी प्रकार मनुष्य के जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति के जितने भी अंग हैं, वो सब एक ही बृहद व्यवस्था के, लेकिन स्वायत्त स्वतंत्र घटक है। इसलिए परस्पर संबंध उस प्रकार करना पड़ेगा। इसलिए भारत के एक विरासत है, भारत की विरासत इस प्रकार के, जैसे मैंने कहा 1700 से 1800 तक भारत आर्थिक दृष्टि से भी प्रगति की थी, क्योंकि जब धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, धर्म के बारे में कहते हैं, आधुनिक युवकों को लगेगा इससे आर्थिक प्रगति कैसे होगी, आर्थिक प्रगति के लिए इससे कोई लाभ नहीं है। परंतु दो विदेश के अर्थशास्त्रज्ञ जिन्होंने अध्ययन करते हुए अपने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक है पॉल बैरोक। उसने लिखा है 1700-1800 तक का विश्व के उत्पाद में 24.5% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, उसमें भारत का हिस्सा था, यानी 1/4। सारे यूरोप का उस समय के हिस्सा 23% था। यदि भारत विश्व में आर्थिक क्षेत्र में इतने आगे था, तो भारत ने आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी सोचा था, लेकिन प्रकृति को संभालते हुए, समाज को, संस्कार को बरकरार रखते हुए। एंगस मैडिसन ओईसीडी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण में ईसा सन 1 वर्ष से ईसा सन 2000 तक, यानी 2000 ईयर्स, उसमें उन्होंने जो सर्वेक्षण करवाया, उसमें 1700 तक भारत एक यशस्वी आर्थिक शक्ति रहा है। ये एंगस मैडिसन का रिपोर्ट कहता है। 1000 वर्ष भारत ने दुनिया के 1/3 से अधिक का उत्पाद भारत में होता था। 1/3 of the total production of the world till 1700 ये भारत में होता था। तो इसलिए भारत ने आर्थिक प्रगति नहीं की, ऐसा नहीं है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र, धर्मपाल जी ने लिखा है, भारत में 5000 भट्टियां थी जो लोहा और पोलाद उत्पन्न करने की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे रहे। टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट,
वस्त्रोद्योग, वर्णोद्योग, शिप बिल्डिंग, शस्त्र तैयारी, दवा, औषध व्यवस्था, इन सारे में शल्य क्रिया, कितने प्रकार की चीजों में भारत के लोग दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। लेकिन भारत में इन सारे चीजों को करते समय पुरुषार्थ के अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष की बात उन्होंने जीवन में लागू किया। विकेंद्रीकरण, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। समाज के बिरादरी, समुदाय, इसकी व्यवस्था को, कुटुंब की व्यवस्था को, कुटीर उद्योग को, ग्रामोद्योग को उन्होंने महत्व दिया। इस कारण से संभव हुआ। तो इसलिए इन सारे विषयों को यदि हम देखते हैं तो आज विकास की अवधारणा के लिए इस कोरोना संकट के इस दौरान, कोरोना के इस महामारी के पश्चात विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था, एक नई प्रणाली, नई विश्व व्यवस्था उभर कर आने के सब प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसलिए इस नई व्यवस्था में कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक भौतिकता और भावनात्मक आनंद दोनों मिलने के लिए, मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए एक रचना करने की आवश्यकता है। यह कैसे हो, उसके कुछ आधार इस प्रकार बन सकते हैं। भौतिक आधार ऐसे हैं, वो है संपत्ति सृजन, कृषि, खाद्यान्न के उत्पाद, वित्तीय सुलभता, सबके लिए वित्तीय सुलभता हो, वस्त्र और आवास सबके लिए मिले। मानवीय आवश्यकता क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, जीवन स्तर के उन्नति, मानसिक सुख और विराम यानी लेजर। मनुष्य 24 घंटे काम करते हुए 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मनुष्य को विराम भी मिलना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था, ये विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक, सहभाग के यानी भागीदारी के, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, स्वातंत्र और अधिकार, शासन व जवाबदेही, आंसरेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए सभी स्तर पर। केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, प्रशासन के अधिकारी भी। और राजनीतिक दृष्टि से समाज की सक्रियता होनी चाहिए, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोकमत परिष्कार कहा। और सामान्य व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में रुचि लेकर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृतिक आयाम है, वो है धारण क्षमता को, यानी जल, जंगल, जमीन, जानवर को सस्टेनेबल करने के लिए सीमित उपयोग करने की व्यवस्था। इसलिए उसके लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी चाहिए। दीनदयाल जी ने इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स ऐसे टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कहा था। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। शूमाकर ने कहा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, समुचित तंत्र ज्ञान, या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अथवा दीनदयाल जी ने जो कहा वो टेक्नोलॉजी ऐसे है वो अपने एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को बंद ना करे, लेकिन हाथों को काम भी दे, लेकिन गुणवत्ता बढ़ाने में वह सहायक बने, पोषक बने। दूसरा है उसमें इकोलॉजी की, पर्यावरण को नष्ट नहीं करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कम ऊर्जा लेने वाली, लेस एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी से पर्यावरण के रक्षा नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने बताया दीनदयाल उपाध्याय जी ने, वो है एथिक्स। टेक्नोलॉजी एथिकल ऑर्डर, एक नैतिकता के आधार पर होने चाहिए। मानवीय चेहरे के बिना टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से वह टेक्नोलॉजी मनुष्य को नष्ट कर देगा। अब ह्यूमन क्लोनिंग, ये करने पर पाबंदी है। क्लोनिंग करना एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर सकते, उस पर सीमा रखनी पड़ेगी। ऐसे टेक्नोलॉजी भी कौन से चीज को कहाँ तक उपयोग करना, कहाँ नहीं करना, इसके एक समाज के नियंत्रण होना चाहिए। वो होने के लिए नैतिकता के, धर्म के एक आधार चाहिए। इसलिए इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एथिक्स, इसके आधार पर टेक्नोलॉजी का
विकास होना चाहिए। सामाजिक आयाम है विषमता, गरीबी को दूर करना, कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ करना। आज कुटुंब में, परिवार में बिखराव आते हुए दिखते हैं, इसलिए परस्पर विश्वास, आत्मीयता, अंतःकरण, सेवा भाव, इन चीजों को कुटुंब में, परिवार में, हर पीढ़ी के अंदर लाने का प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए आवश्यक शिक्षा और संस्कार चाहिए। समाज में मठ मंदिर की एक भूमिका है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मठ मंदिर सबके लिए विकास के एक पोषक व्यवस्था बने, वो केवल कुछ लोगों के अधिकार और अहंकार के लिए नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा जैसे अपने देश में रही है, उसी प्रकार समाज में दो समुदाय के बीच के संबंध जैसे कुटुंब के अंदर के हैं, पड़ोसी धर्म है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, इन चीजों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। शोषण, भेदभाव और हिंसा, इससे समाज को मुक्त करने के लिए आवश्यक कला, संस्कृति, संस्कार, इन चीजों पर आग्रह देना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, भाषा बोलियों को बचाना है, संगीत के विविधताओं को बचाना है, कला और लोक कला को हमें बढ़ावा देनी चाहिए। दर्शन, देशज ज्ञान जो है, परंपरागत ज्ञान दवा के संदर्भ में हो सकते हैं, खेल के संदर्भ में हो सकते हैं, पारंपरिक ज्ञान, अपने धरोहर और इतिहास, इसके प्रति हमारे स्वाभिमान, ये सारे चीजें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन विकास के लिए, मनुष्य के सुख के लिए, मनुष्य के सम्यक विकास के लिए ये आवश्यक है। इसलिए ऐसे एक विश्व दृष्टि, धर्माधारित, मानव केंद्रित, एकात्म दृष्टि आज भारत में हम इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व भारत की तरफ देख रहा है। बाजार आधारित आर्थिकता नहीं, जनहित आधारित आर्थिकता, पर्यावरण हित आधारित आर्थिकता, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी को एकात्म मानव दर्शन के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था। यज्ञ चक्र के नाते व्यष्टि, समाज, सृष्टि और सृष्टिकर्ता, इन चारों के संबंध के संदर्भ में विचार रखा गया था। पुरुषार्थ के बारे में मैंने कहा, इसी के लिए साधन चतुष्टय है, 4 प्रकार के साधन। एक शिक्षा है जो समाज से मिलेगा, केवल सरकार से नहीं। स्वातंत्र है, सत्ता द्वारा मिले। शांति और पौरुष, ये समाज से मिले। शिक्षा, स्वातंत्र, शांति और पौरुष, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको साधन चतुष्टय कहा। इन 4 साधन चतुष्टयों द्वारा मनुष्य के प्रयत्न से हम पर्यावरण को बचाते हुए एक विकास के रास्ते पर जा सकते हैं। यह कैसे संभव है? अंतिम चरण पर मैं आ रहा हूं। इसके लिए 2 चीजें आवश्यक हैं, समाज का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। समाज का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। कोई भी समाज अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपने पैरों पर खड़े होकर इन चीजों को हासिल कर सकता है। जापान 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धराशायी हो गया था। जापान के कोई वस्तु को दुनिया में कोई पूछता नहीं था। जापान दुनिया के सामने एक अपराधी भाव से खड़ा था। जापान आर्थिक दृष्टि से कंगाल हो गया था, लेकिन वही जापान अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के कारण, अपने परिश्रम के कारण फिर से खड़ा हो गया। कुछ ही वर्षों में जापान से बने हुए चीजों के दुनिया भर के मार्केट में डिमांड शुरू हो गई, मांग शुरू हो गई। दूसरी चीज जो चाहिए, राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध नैतिक नेतृत्व चाहिए। सत्ता और समाज दोनों में जो नेतृत्व कहता हूं, केवल पॉलिटिकल नेतृत्व नहीं, सामाजिक नेतृत्व भी। राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध नैतिक नेतृत्व चाहिए। समाज के सामान्य लोग हमेशा रोल मॉडल रखते हैं, इसलिए नेतृत्व ऐसे चाहिए। जब नेतृत्व ऐसे रहेगा, लोग उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने देश में राम राज्य की कल्पना की, तो नेतृत्व, शिवाजी महाराज एक नेतृत्व, तो इसलिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो नेतृत्व और समाज के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, इस कारण से विकास के मॉडल को जिन आधारों पर विकसित करने के जो मैंने ऊपर बताया, यह संभव है। अच्छे शासन को
व्यक्ति के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, वही धर्म राज्य है, यह बताया है। रघुवंश में कालिदास ने दिलीप के बारे में कहते हैं, प्रजा के धारणा, संरक्षण और संवर्धन, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब दिलीप ने किया, इसलिए प्रजा के वो पिता है। बाकी जो पिता है वो केवल जन्म देने वाले पिता थे, लेकिन ये राजा सच में पिता है, क्योंकि उन्होंने प्रजा को धारण, संरक्षण, संवर्धन और शिक्षा की व्यवस्था की। जो ये नहीं कर सकते वो उनको हम राज्य व्यवस्था नहीं कह सकते। पूजनीय श्री गुरु जी ने विकास के संदर्भ में ये कहा है, क्योंकि विकास के मॉडल कैसे हो, ये कोई एक विकास के मॉडल को बताकर हमेशा के लिए नहीं कह सकती, इसलिए एक विजन दे सकते हैं, एक मार्ग बता सकते हैं। रचना कैसे खड़ी होगी? विजन एंड डेवलपमेंट मॉडल, एक मार्ग बताना एक है, लेकिन उसके साथ साथ एक रचना खड़ी करना, स्ट्रक्चर खड़े करना, यह हर पीढ़ी को करना पड़ता है। तो इसलिए श्री गुरु जी ने कहा था, प्राप्त परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक है वह समाज रचना करने का हिंदुओं को पूर्ण अधिकार है। परिस्थिति जैसे जैसे बनेगी उसके लिए जिस प्रकार की रचना चाहिए वो करने का अधिकार हिंदू समाज को है, परंतु इतना ही ध्यान में रखना है, कोई भी रचना सनातन मूल्यों के शाश्वत सिद्धांतों के प्रकाश में उसके अनुकूल होनी चाहिए। जो शाश्वत सिद्धांत के जो प्रकाश अभी तक मैंने विस्तार से बताने का प्रयत्न किया, उस आधार पर रचना खड़ी होगी। वो रचना कैसे हो यह समय बताएगा, लेकिन आधार क्या हो वो हमने अभी देखा। इसलिए यदि दृष्टि है, आधार है, विरासत का बोध है, पूरा करने का संकल्प है, आत्मानुभूति है, नैतिक नेतृत्व है, आत्मविश्वास है, विकास के मॉडल अपने आप विकसित होगा। मुझे लगता है मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने विकास के संदर्भ में जो विचार हमारे सम्मुख रखा था, उसके कुछ बिंदु आपके सम्मुख मुझे जितने समझ में आया मेरे वाणी में रखने का मैंने प्रयास किया है। विकास की इस अवधारणा में हम भारतीय विश्व दृष्टि को और एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल जी ने जो बताया था उसको ध्यान में रखकर पर्यावरण को, समाज को, संस्कृति को, इतिहास बोध को, स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास के एक नई मंजिल हम पहुंच सकते। केवल भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए यह दृष्टि है। ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, भारत की सीमा तक नहीं है, यह समग्र मानव के विकास के लिए यह महामार्ग है। कोरोना के कारण जो एक नई विश्व की व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है, इस विश्व व्यवस्था में भारत के यह योगदान एक सम्यक दृष्टि से विश्व के सामने एक विकास की अवधारणा को रखने में हम सफल होंगे, यही मेरा विश्वास है। नमस्कार। हम अभी कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं श्रद्धा दत्तोपंत ठेंगड़ी आयोजन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष पूर्णिमा सैकिया पाठक जी को अभी आभार प्रकट करने हेतु विनती करता हूं। पूर्णिमा पाठक सैकिया जी। पूर्णिमा पाठक सैकिया जी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए सम्मानीय दत्ता जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे सभी सम्मानीय महानुभाव एवं सज्जन एवं संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और इस कार्यक्रम के
समाप्त घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। अभी पूर्णिमा बैदो आ गई है, बोलिए। हाँ पूर्णिमा बेजो। हाँ पूर्णिमा बैदो प्रेसिडेंट। हाँ नमस्कार। हाँ आप धन्यवाद दीजिए सबको। हाँ सर्वप्रथम हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं माननीय श्री दत्ता जी को। उन्होंने कीमती समय हमें दिया और इतना सारा बातें जानकारी दी हमें, सच में बहुत अच्छा लगा। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत जानकारी मिला, ठेंगड़ी जी के बारे में भी जानकारी मिला और ऊपर से ठेंगड़ी जी का जो विकास की अवधारणा है ये विषय पर उन्होंने डिटेल्स हमें बताया, इसीलिए हमें जानकारी मिला। हमारा भी वो ज्ञान चक्षु खुल गया, क्योंकि ये पूर्वांचल जो उत्तर पूर्वांचल है ना, उसमें ठेंगड़ी जी के बारे में इतना जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए हमें आप जैसा लोगों का ये सहयोग पूरा हमें चाहिए और आगे भी हम आशा करेंगे कि हम जब भी चाहिए आप हमारे बीच आइएगा। और ऊपर से और एक बात मुझे कहना है, जो ठेंगड़ी जी की जो जन्म शताब्दी के समारोह सम्मेलन ये जो होने जा रहे थे, वो तो कुछ कारण के बजाय ये मतलब हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस आ गया तो उसके लिए हमें सब अलग अलग रहने पड़ा। तभी भी ये जो आयोजन किया हमारे कृष्ण बड़ा सुनील कुमार जी ने जो आयोजन किया, सच में हमें उन लोगों को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और